तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी, राम राम दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 18 मई और 18 मई का जो पहला वीडियो आता है सुबह 6 बजे आपको यह वीडियो मिल जाता है। तो उठते ही पढ़िएगा, इसीलिए लाने का मकसद यही होता है कि जल्दी उठें और अपना जो योगा प्राणायाम एक्सरसाइज आप जो भी करते हैं और उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि सुबह सुबह की पढ़ाई बहुत ही मतलब दिमाग इतना शांत होता है और इतनी अच्छी पढ़ाई होती है सुबह सुबह। तो एक मकसद है कि आप लोग सुबह सुबह अगर कुछ पढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उसी क्रम में जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में जो रोज़ का एक बड़ा क्वेश्चन हम 100 शब्दों में मेंस का डिस्कशन करते हैं, तो उसमें मोस्टली एडिटोरियल करंट अफेयर्स से लेके आती हूँ। बट आप लोगों की ही डिमांड पर कभी कभी मैं हिस्ट्री के और अन्य किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जैसे लाती हूँ। तो आप लोगों द्वारा ही भेजा गया ये क्वेश्चन है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की योजना यह संकेत कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति अनिवार्य हो गई है। तो क्वेश्चन में पूछने की कोशिश की गई है कि भाई कैबिनेट मिशन की जो योजना थी वह बिल्कुल यह एक संकेत थी कि अब भारत में ब्रिटिश शासन ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता है, अब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होने की दहलीज पे आ गया है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? मतलब इसी लाइन को हमें स्पष्ट करना है 100 शब्दों में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे और इम्पोर्टेंट भी लगा। बिल्कुल कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन मिशन, क्रिप्स मिशन हो गया, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम था, राजगोपालाचारी योजना हो गई है ना, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, हर साल बनते हैं इनमें से क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे करके हम हर एक सेक्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द सक्सेस। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से बेहतर बनाने की कोशिश करी है, फिर भी कोई सुधार की आपको ज़रूरत लगती है तो कमेंट बॉक्स में आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, सजेशंस हैं, वो सादर आमंत्रित हैं। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्शन से, है ना, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं शुरू कर देंगे कैबिनेट मिशन से। तो इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा शुरू करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात इंग्लैंड द्वारा भारतीयों को दिया गया आश्वासन पूरा करने का वक्त आ गया था कि युद्ध में विजयी होने पर वह भारत को स्वशासन दे देंगे। दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और लगभग 1945 में ख़त्म हुआ था, है ना। तो भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग मांगा था ब्रिटेन ने, और भारतवासियों ने इस शर्त पे सहयोग देना बोला था कि अगर आप हमें आज़ादी दे दोगे तो हम आपको सहयोग करेंगे। और ब्रिटेन ने हमारे साथ में, क्योंकि उस टाइम पे हमने लगभग अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो ब्रिटेन ने हमसे वादा किया था कि हम उपनिवेश की समाप्ति कर देंगे, मतलब आप लोगों को आज़ाद कर देंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसी क्रम में दोस्तों तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो चुका था और अब समय था कि अंग्रेज अपना वादा पूरा करें। ठीक है, तो यही हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात इंग्लैंड के द्वारा भारतीयों को किया गया आश्वासन पूरा करने का वक्त अब आ गया था कि युद्ध में विजयी होने पर वह भारत को स्वशासन दे देंगे। और दोस्तों हाँ, कल का जो क्वेश्चन था, आप लोग पूछ रहे थे कि पुरोहित जी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है या हड़प्पा में मिली है। दोस्तों एक्चुअली जो एनसीईआरटी है उसमें एक लेसन है, उसमें पूरा सिर्फ सिंधु सभ्यता की सिर्फ मूर्तियां ही दी हुई हैं, है ना। तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है हड़प्पा कालीन मूर्तियां से, उसमें लिखा हुआ है सैंधव सभ्यता में 2 स्थल थे, एक था हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो, और बाकी जो अन्य स्थल हैं वो अलग है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख मूर्तियों में और मोहनजोदड़ो कालीन प्रमुख मूर्तियों में मतलब ये विशेषताएं पाई जाती है। ऐसे इंट्रोडक्शन करके फिर डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है कि इस काल में पाई गई प्रमुख मूर्तियां। अब उसमें ना स्थल का नाम स्पेसिफिक नहीं दिया है कि वो हड़प्पा में मिली है या मोहनजोदड़ो में मिली है। तो दोस्तों आप लोग या तो खुद से सर्च कर लीजिएगा, और जिसको भी आंसर मिलता है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि वो तो मोस्टली हर बुक में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बुक है नहीं और सारी चीज़ें तो मुझे भी याद नहीं रहती हैं, तो मुझे बुक्स से ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरी बुक्स सारी जयपुर पढ़ी है। तो अगर किसी के पास बुक्स हैं तो आप लोग किसी भी बुक में देख के बता दीजिएगा कि वो पर्टिकुलर किस जगह पे है, हड़प्पा में है या फिर मोहनजोदड़ो में है। क्योंकि गूगल पे और जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है कि भाई सैंधव सभ्यता की मूर्तियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मूर्तियाँ विशेषता प्रमुख थी और इन मूर्तियों में ये मूर्तियाँ हैं, फिर सारी मूर्तियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई एम नॉट कन्फर्म कि हड़प्पा में है या मोहनजोदड़ो में है। अगर आप लोगों को कहीं भी मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अथवा मैं गूगल पे सर्च करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगी कि पर्टिकुलर किस स्थान पर वो मिली है। ठीक है,
शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। दूसरी तरफ हमने ये देख लिया है कि भाई इंग्लैंड ने बोला था कि युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम आपको आज़ाद कर देंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो अब टाइम आ गया था आज़ादी का या फिर इंग्लैंड का अपना वादा पूरा करने का। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखें, दूसरी तरफ युद्ध के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई थी और ब्रिटेन का भारत पर नियंत्रण रखना भी मुश्किल कर दिया हो गया था। यहाँ पे सेना मतलब भारत में सेना, पुलिस, कर्मचारी और सैनिकों के विद्रोह बार बार हो रहे थे, जिसे ब्रिटिश शासन ज़्यादा समय तक भारत में रखना अब मुश्किल हो गया था। दोस्तों, एक तरफ तो इंग्लैंड ने हमसे वादा किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, और दूसरी तरफ दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दी थी, और अब स्वयं ब्रिटेन का अपने उपनिवेशों पर, सिर्फ भारत ही नहीं बाकी विश्व में जितने भी उपनिवेश थे उन सभी पे नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था। और आप सबने देखा भी होगा, एक दिन मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम पढ़ाए थे, उसमें एक ये भी पढ़ाया था कि उपनिवेशों की आज़ादी और इसी के क्रम में भारत भी आज़ाद हुआ। तो 1945 में हुई कमज़ोर स्थिति है ना ब्रिटेन की, उसके पश्चात ब्रिटेन के उपनिवेश धीरे धीरे आज़ाद होने लगे थे। और आप देख सकते हैं कि 46, 47 और 47 के बाद में बहुत सारे अधिकांशतः उपनिवेश आज़ाद हो गए थे, और उसी क्रम में एक भारत भी था, है ना। तो एक तो स्थिति कमज़ोर हो गई थी, और दूसरी कि भारत में बार बार विद्रोह हो रहे थे। आपको पता है कि गांधी जी सारे देश को साथ लेके चल ही रहे थे, है ना। इसके अलावा कभी सेना का विद्रोह हो गया, कभी पुलिसों का, कभी खुद कर्मचारियों का, कभी सैनिकों का। ये विद्रोह अब ब्रिटिश शासन से दबाने में नहीं आ रहे थे। अब ब्रिटिश शासन को पता चल गया था कि ज़्यादा दिन तक भारत में रह पाना मुश्किल होगा। अतः भारत की ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया दोस्तों कि क्यों कैबिनेट मिशन आया था, है ना। कैबिनेट मिशन से पहले की सिचुएशन क्या थी, ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ऐसे ही नहीं लाने वाले थे वो कैबिनेट मिशन, उससे पहले सिचुएशन खराब हुई थी, इस वजह से वो कैबिनेट मिशन लेके आए थे, ठीक है। अतः भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और निदान खोजने हेतु मार्च 1946 में एक 3 सदस्यीय दल भारत भेजा गया। सर, इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो अगर दोस्तों 20 शब्दों में आता है तो आप ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हो। इसमें एक तो स्थिति टाइम लिखना है कि कब आया था, और एक तीनों सदस्य के नाम लिखने हैं कि कौन कौन इसके सदस्य थे, कितना सदस्यीय दल था, और एक कि क्यों आया था। तो ये राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए और निदान खोजने के लिए। तो अगर 20 शब्दों में आता है हमारे सामने कैबिनेट मिशन, तो ये पैराग्राफ उसका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ड्स के आंसर करवाना चाहती हूँ, ताकि उसमें अपने आप ऑटोमेटिक आपके 20 और 50 शब्द के आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो राजनीतिक परिस्थिति है उनका अध्ययन करने के लिए तथा फिर क्या उनका सोल्यूशन हो सकता है, ये निदान खोजने के लिए मार्च 1946 में, अगर डेट भी याद रखना चाहो तो 23 मार्च 1946 को आया था, तो बनाया गया था 23 मार्च 1946 को। इसके 3 सदस्य थे दोस्तों। एक तो क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन एकल सदस्यीय था, जिसमें सिर्फ स्टेफोर्ड क्रिप्स ही थे। लेकिन इसमें दोस्तों ये थे, मतलब 3 सदस्य थे। इसमें कौन कौन से थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और इस मिशन का उद्देश्य था कि भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना तथा भारत हेतु नया संविधान बनाना और अस्थायी सरकार की स्थापना करना। जब ये मिशन आके गया तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब भारत को पूर्ण स्वराज्य दे दिया जाएगा, भारत हेतु एक नया संविधान बनाया जाएगा और अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य हो गया, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य हो गया कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया, स्थिति की जाँच करी, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, पूर्ण स्वराज्य भी दे देंगे, संविधान का निर्माण भी करेंगे और अस्थायी सरकार की स्थापना भी करेंगे। तो यहाँ से हो गया ना निश्चित कि अब हमें आज़ादी मिलने वाली है। पूर्ण स्वराज्य देंगे मतलब आज़ादी मिल गई, नया संविधान बनाएंगे मतलब भारतीयों को हक देंगे, और अस्थायी सरकार मतलब अब भारतीयों को सरकार चलाने देंगे। तो अगर कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रावधान देखें तो थोड़ा सा इस तरह से आप क्वेश्चन को सजा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये वाले प्रावधान है ना, ये ज़्यादा पसंद नहीं आए। एक्चुअली मैंने गूगल से ही सर्च किया था। ये तो जो अपनी एक बुकिश लैंग्वेज होती है ना, गूगल पे थोड़ी अलग तरह की लैंग्वेज होती है। अब मेरे पास बुक्स थी नहीं, तो मुझे ये वाले इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ उनमें इतने अच्छे से लिखा हुआ है। तो मुझे मतलब, या तो हो सकता है कि मुझे उन्हीं की आदत पड़ी हुई है पढ़ने की, तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे कि कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रावधान क्या हैं। अगर आप लोगों के पास बुक
है, जो भी आप हमेशा से पढ़ते आए हो उसमें से भी आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें 4-5 प्रावधान स्पेशली बताने पड़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ब्रिटिश प्रांतों और स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत संघ बनना था। ये कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांत और स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाली देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ बनाया जाएगा। संघ में कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे। दोस्तों इस संघ में कौन कौन होंगे, मतलब जो एक संघ जो होता है, केंद्र जो होता है, केंद्र में कार्यपालिका होगी और विधानमंडल भी आएंगे। एक नवीन संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों प्रांतों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया कि वे इस नवीन संविधान में शामिल होना चाहती हैं या फिर अपना अलग संविधान रखना चाहते हैं। ये उनकी सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब अपनी इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो ये कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे। क्योंकि मुझे जहाँ पे आंसर गड़बड़ लगता है मैं खुद बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये वाली लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, मेरे पास बहुत इजी वर्ड्स में लिखे हुए थे। मैं आपको फिर से भी करा दूंगी कुछ दिन बाद में ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको नहीं मिलता है तो, कि कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रावधान क्या थे, क्योंकि मुझे इतने सही नहीं लगे थे ये। तो आप यहाँ पे अपने स्तर पे भी लिख सकते हो, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनसे, ठीक है। फिर दोस्तों 14 जून 1946 को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसे अपना लिया, इसे सहमति दे दी। और इसी आधार पर दोस्तों 1946 में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। दोस्तों अब दोनों ने अपना लिया, क्योंकि अलग अलग संविधान बनने थे, आज़ादी भी मिलनी थी, ठीक है। फिर इसी के आधार पर दोस्तों हमारे चुनाव करवाए गए 46 में, है ना। और अब कांग्रेस को बहुमत मिला तो फिर मुस्लिम लीग आपको पता है नाराज हो गई थी। फिर सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी बनाया गया था। वो सब तो इतनी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमें है कि भाई इसी के आधार पर अंतरिम सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे। और अंतरिम सरकार ये वही सरकार है जो फिर 1952 तक, जब तक कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा नहीं बनी, 3 अप्रैल 1952 तक इसी सरकार ने कार्य किया था दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार तो ये हमने अब देखो क्या क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया हमने बहुत अच्छा सा कि भाई क्यों लाया गया था कैबिनेट मिशन। फिर हमने ये दे दिया कि देखो एक पैराग्राफ में ये कि कैबिनेट मिशन में कब आया था, कौन कौन थे, उद्देश्य क्या था। फिर हमने दे दिया कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रावधान क्या थे, ये भी दे दिया। फिर हमने दे दिया कि कैबिनेट मिशन के बाद में हुआ क्या इंडिया में, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। तो अब हम एक निष्कर्ष कंक्लूजन लिख रहे हैं कि इस प्रकार भारत में लोकतंत्रवादी तरीके से संविधान सभा का निर्माण, अंतरिम सरकार का निर्माण कर समस्त उत्तरदायित्व भारत को सौंप देना आदि सभी कार्यों से भारतीयों को यह विश्वास हो गया था कि अब स्वतंत्रता की प्राप्ति ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि भाई किस तरह से ये सारी चीज़ें हमने बता दी। और हमने फिर लास्ट में बोल दिया कि भारत में लोकतंत्रवादी उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनवाई ना, और वो कैसे बनवाई थी, भारत से ही तो प्रतिनिधि चुने जा रहे थे। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जा रहा था, है ना। लेकिन ये बात अलग है कि डायरेक्ट चुनाव नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष इलेक्शन थे। लेकिन कुछ भी हो, हुए तो थे भारतीयों में से ही, है ना, चुनाव तो भारतीयों में से ही हुआ था। तो एक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था दोस्तों उस टाइम पे, ठीक है। तो लोकतंत्रवादी तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ, फिर अंतरिम सरकार भी बनी, और अंतरिम सरकार को ही फिर भारत में धीरे धीरे शासन चलाने के सारे अधिकार दे दिए गए। तो ये सब होने से भारतीयों को सौंप देना आदि कार्यों से भारतीयों को विश्वास हो गया कि अब स्वतंत्रता की प्राप्ति ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उससे पता लग गया था कि अब भारतीयों की आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने स्वीकार किया था, वरना तो पहले भी कितने सारे मिशन आए थे, कभी क्रिप्स मिशन आया था, कभी कुछ आया था, वेवेल योजना भी आई थी, वो भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं करी थी, है ना। तो कितनी सारी चीज़ें आई थी वो हमने स्वीकार नहीं करी थी। क्यों कैबिनेट मिशन ही स्वीकार किया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन में बोल दिया गया कि भारत में अब स्वराज्य दे दिया जाएगा, भारत की खुद की संविधान सभा बनाई जाएगी, अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, ये सब अब भारतीयों को सौंप दिए गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि अब ब्रिटिश शासन की समाप्ति होने वाली है। तो ऐसे तो है नहीं दोस्तों कि अंग्रेज एकदम से जा रहे हैं और आज हम बोल रहे हैं कल से हम तो जा रहे हैं, आप अपना संभाल लेना। संभालेगा कौन जब नेता ही नहीं होगा। तो दोस्तों अगर उन्होंने हम पे इतने सालों तक राज किया है, 200 सालों तक अगर उन्होंने राज किया है, तो उतना तो हक बनता है ना कि देश को थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति में छोड़ के जाए। इसलिए जाने से पहले उन्होंने एक सरकार बनाई, संविधान सभा बनाई, है ना, और फिर बंटवारा हो गया देश का। तो वो बीज बो के गए थे। वो किसी भी देश में दोस्तों ऐसे छोड़ के नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अंश छोड़ के जाते हैं कि हमेशा वो संघर्ष में ही उलझा रहे, है ना।
तो ऐसा ही इजराइल फ़िलिस्तीन के साथ उन्होंने किया था, है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ उन्होंने किया, इजराइल फ़िलिस्तीन में भी यही किया था, जानबूझ के एक देश के मतलब बंटवारा कर दिया जैसे, और जो जेरूसलम है उसको खुद के अधिकार में रख लिया। जानबूझ के वो चाहते हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया कि दो देश हैं वो लड़ते रहें और उनसे हथियारों की बिक्री होती रहे, गन्स उनसे खरीदते रहे, हथियार उनसे खरीदते रहे, उनका अपना धंधा चलता रहता है। और वर्चस्व भी जब ही होगा ना बड़े देशों का, जब छोटे देशों में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर छोटे वाले देशों में प्रॉब्लम से नहीं होंगी तो बड़े देशों को कौन पूछेगा, है ना, सरपंच को कौन पूछेगा जब लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी। तो इसीलिए वो सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन आज भी हम जो हमारा बंटवारा हुआ है उसके दंश हम आज भी आतंकवाद के रूप में झेल रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कैबिनेट मिशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आंसर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, और व्यूज़ भी थोड़े कम आते हैं, कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ जी आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।